अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम में स्विक्स के पेपर की डिस्कशन के लिए हाफिज़ अब्दुल गफ़ार रिजवी आपसे मुखातब हूँ। स्क्रीन पे आप पेपर देख रहे हैं। 100 नंबर का एक कैटेगरी के बच्चों का पेपर है। इसमें पहली वीडियो में आपने डिस्कशन सुनी है, उसमें 20 नंबर का सवाल था MCQs वाला, और इसमें इस हिस्से में आप 80 नंबर के पेपर जिसमें 25 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसकी डिस्कशन समाप्त फरमाएंगे। तो पहला सवाल है जी, शहरी की तारीफ़ कीजिए, शहरी किसे कहते हैं। तो शहरी से मुराद वो शख्स है, वो शहरी है जो रियासत के सियासी और अदालती फ़राइज़ में हिस्सा ले, उसे शहरी कहते हैं। शहरियत का मफ़हूम: शहरियत किसी फ़र्द की रियासत की रुकनीत की बिना पर उस हैसियत का नाम है जिसके तहत उसे रियासत की तरफ से मुख्तलिफ माशरती, सियासी और मुआशी हकूक़ हासिल होते हैं। किसी भी शहरी के 5 अखलाकी फ़र्ज़ बयान कीजिए। अखलाकी फ़र्ज़ों में बुज़ुर्गों और ख़वातीन का एहतराम करना, बच्चों से शफ़क़त से पेश आना, पड़ोसियों की मदद करना, असातिज़ा का एहतराम करना, बीमार की तीमारदारी करना, मरीज़ों को एमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचाना वगैरह, ये किसी भी शहरी के फ़राइज़ 5 अखलाकी फ़राइज़ हैं। और किसी शहरी के 2 कानूनी फ़राइज़ तहरीर कीजिए। कानूनी फ़राइज़ में रियासत से वफ़ादारी, कानून की इताअत और फर्मा बरदारी, टैक्सों की अदायगी, वोट का सही इस्तेमाल वगैरह। हुकूकुल इबाद से क्या मुराद है? हुकूकुल इबाद से मुराद है बंदों पर हुकूक, जैसे उस्ताद के शागिर्द पर, शागिर्द के उस्ताद पर, वालिदैन के औलाद पर, औलाद के वालिदैन, मियाँ बीवी वगैरह के हुकूक को हुकूकुल इबाद कहते हैं। शहरियों के 3 मुआशी हुकूक बयान कीजिए। किसी भी शहरी के 3 मुआशी हुकूक। तो किसी भी शहरी के 3 मुआशी हकूक़ में पहला हक़ है जी मुनासिब उजरत का हक़, और मुनासिब औकात कार का हक़, और शराइत मुलाजमत वगैरह। अगला सवाल है जी, हॉलैंड ने हकूक़ की क्या तारीफ़ की है। प्रोफेसर हॉलैंड कहता है कि हक़ किसी फ़र्द की उस सलाहियत को कहते हैं जिसके ज़रिए वो दूसरों के अफ़आल पर अपनी ज़ाती क़ुव्वत की बजाय मुआशरे की क़ुव्वत या राय आमा से असर अंदाज होता है। कौमियत याफ्ता शहरी से क्या मुराद है? अगर एक रियासत का शहरी, पैदाइशी शहरी, किसी दूसरी रियासत का शहरी बनना चाहे तो वो नई रियासत की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दे सकता है। अगर दरख्वास्त में मकूल वजूह बयान की गई हों तो दूसरी रियासत ऐसे शहरी को अपना शहरी बनाने पर मुत्तफ़िक हो जाती है। ऐसा शहरी कौमियत याफ्ता शहरी कहलाता है। अगला सवाल है जी, शहरी का मौजूदा तस्वर क्या है। जदीद तस्वर में हम कह सकते हैं कि शहरी से मुराद ऐसा शख्स है जो किसी रियासत के अहकामात की पाबंदी करता हो, रियासत ने उसे मुआशरती, सियासी और मुआशी हुकूक अता किए हुए हों, और वो अपनी रियासत से मोहब्बत रखता हो। दस्तूर से क्या मुराद है? दस्तूर किसे कहते हैं? आइन वगैरह। हर इंसानी इदारे का इंतज़ाम चलाने के लिए कुछ कवायद और ज़वाबित की ज़रूरत होती है। रियासत अहम तरीन इंसानी और सियासी इदारा है जिसका इंतज़ाम चलाने के लिए भी कुछ कवायद और ज़वाबित की ज़रूरत होती है। उन कवायद और ज़वाबित को आइन या दस्तूर कहते हैं। ऑस्टन ने दस्तूर की क्या तारीफ़ की है? ऑस्टन कहता है कि आइन रियासत में बाइख्तियार हुकूमत की साख्त और इख्तियारात का तयन करता है। एहतसाब और तवाज़न से क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि हुकूमत के 3 शोबे अपने उमूर में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हों और कोई शोबा दूसरे के मामलात में मुदाखलत ना करे। लेकिन अगर कोई शोबा अपने इख्तियारात से तजावज़ करे तो दूसरा उसकी निगरानी कर सके।
इसे कहते हैं एहतसाब और तवाज़न। तहरीरी और गैर तहरीरी दस्तूर में क्या फ़र्क है? तहरीरी और गैर तहरीरी दस्तूर में चंद एक फ़र्क हैं। तहरीरी आइन एक मुअय्यना मुद्दत में बनाकर नाफज किया जाता है, जबकि गैर तहरीरी आइन सदियों के इर्तकाई अमल का नतीजा होता है। नंबर 2, तहरीरी आइन बाकायदा मनसूबाबंदी और शऊरी कोशिशों का हासिल होता है, जबकि गैर तहरीरी आइन खुद रो पौधे की तरह उभरता और परवान चढ़ता है। तहरीरी आइन वाज़ेह और गैर मुबहम होता है, जबकि गैर तहरीरी आइन ऐसा नहीं होता। तहरीरी आइन बाकायदा दस्तावेजी सूरत में होता है, जबकि गैर तहरीरी आइन ज़्यादातर रस्म और रिवाज पर मुश्तमिल होता है। इस तरह और भी चंद एक फ़र्क हैं। लचकदार दस्तूर वफाकी निज़ाम के लिए क्यों गैर मौजू होता है, गैर मुनासिब होता है? यह है जी सवाल नंबर 16 है कि लचकदार दस्तूर क्यों वफाकी निज़ाम के लिए गैर मुनासिब होता है? तो उसका जवाब है जी, लचकदार आइन वफाकी निज़ाम में काबिल अमल नहीं होता। वफाकी निज़ाम में इख्तियारात मरकज़ और इकाइयों में तकसीम होते हैं, जबकि इकाइयों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ उस्तवार आइन के ज़रिए ही मुमकिन है, लचकदार में मुमकिन नहीं है। तहरीरी दस्तूर में अदलिया की आमरीत कैसे होती है जी? तहरीरी दस्तूर में तहरीरी आइन में अदलिया को वसी इख्तियारात हासिल होते हैं, जिससे बाज़ औक़ात वो आमिराना रवैया इख्तियार कर लेती है और इंतज़ामिया और अदलिया में ठन जाती है। ऐसी सूरत हाल अमेरिका में पैदा होती रही है। अमेरिकी कांग्रेस के बनाए हुए कवानीन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट आइन के मुनाफी करार देकर मुस्तरद कर सकती है। अगला सवाल है जी, गैर लचकदार दस्तूर से क्या मुराद है? तो गैर लचकदार आइन ऐसा आइन है जिसमें तरमीम आसानी से नहीं हो सकती और तरमीम का तरीका भी काफ़ी मुश्किल और आम कानून से मुख्तलिफ होता है। पाकिस्तान और अमेरिका का आइन गैर लचकदार है। पाकिस्तान में दस्तूरी तरमीम के लिए पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत दरकार है, जबकि अमेरिका में आइन में तरमीम का तरीका सबसे मुश्किल है। अच्छा जी, अगला सवाल है, राय आमा की अहमियत सिर्फ 5 नुकात से करें। राय आमा की अहमियत सिर्फ 5 नुकात से। पहला नुक्ता जी, जमहूरियत की बुनियाद। दूसरा है कवानीन का नफाज। तीसरा है मजबूत हुकूमत। चौथा एहतसाब और पाँचवा है बैनुल अक़वामी वक़ार। ये है जी राय आमा की अहमियत। सवाल नंबर 20 है, बिलवास्ता इंतखाब का तरीका क्यों पेचीदा होता है? इंतखाब के जो 2 तरीके हैं, बिलावास्ता और बिलवास्ता, तो कहते हैं कि बिलवास्ता का क्यों पेचीदा होता है? तो उसका जवाब यह है कि बिलवास्ता इंतखाब का तरीका मुश्किल और पेचीदा है, क्योंकि पसमानदा ममालिक के अनपढ़ अवाम उसे समझ नहीं सकते, इसलिए वो वोट डालने में दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं करते। सवाल नंबर 21 है जी, गैटल ने सियासी जमात की क्या तारीफ़ की है? गैटल ने सियासी जमात की तारीफ़ ये की है। गैटल कहता है कि सियासी जमात शहरियों के एक ग्रोह का नाम है जो कमोवेश मुनज़्ज़म होते हैं, जो अपनी राय की कुव्वत से हुकूमत पर इख्तियार हासिल करना और अपने उसूलों को राइज करना चाहते हैं। सवाल नंबर 22 है कि सियासी जमातों के हवाले से लावल क्या कहता है? तो सियासी जमातों के हवाले से लावल कहता है कि सियासी जमातों की अहमियत के बारे में सियासी जमातों का लाजमी फ़र्ज और उनके वजूद का मकसद यही है कि वो राय आमा को मुनज़्ज़म करें और आवाम के फ़ैसले के लिए मसाइल का हल पेश करें। अब आज सवाल नंबर 23, पाकिस्तान के आइन में रेफरेंडम की गुंजाइश कैसे पैदा की गई? पाकिस्तान के आइन में रेफरेंडम होता क्या है जी? इस्तिस्वाब राय, इसे कहते हैं रेफरेंडम।
استصواب رائے سے ریفرنڈم سے مراد مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے کسی قانون یا اس کی منظور کردہ کسی آئینی ترمیم کی عوام سے منظوری لینا ہے۔ اگر رائے دہندگان کی اکثریت اس کی منظوری دے دو تو وہ قانون بن جاتا ہے، اور اگر رائے دہندگان کی اکثریت اس کی منظوری نہ دے تو قانون یا آئینی ترمیم مسترد ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے جی، بالغ رائے دہی سے کیا مراد ہے؟ بالغ رائے دہی سے کیا مراد ہے؟ بالغ رائے دہی سے مراد ہے کہ ووٹ کا حق ہر بالغ شخص کو دینا چاہیے، بلکہ یہ حق صرف اس شخص کو دیا جائے دوبارہ کہہ رہا ہوں، بالغ رائے دہی سے مراد یہ ہے کہ ووٹ کا استعمال کرنا۔ حق رائے دہی بالغان سے مراد ہے کہ ریاست کے تمام بالغ افراد کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں تعلیم، جائیداد، ٹیکس، جنس یا رنگ و نسل کی بنا پر کوئی پابندی یا شرط عائد نہیں ہونا چاہیے۔ رائے عامہ کی تشکیل میں پریس کا کیا کردار ہے جی؟ تو پریس کا بڑا اہم کردار ہے۔ پریس سے مراد ہے جی اخبارات، رسائل، کتب اور جرائد وغیرہ۔ یہ رائے عامہ کی تشکیل اور اظہار کا اہم ترین ذریعہ ہیں۔ پریس کے ذریعے عوام کی آواز دوسروں تک پہنچتی ہے اور عوام کو حالات حاضرہ سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ پریس میں خبریں، اداریے، حالات حاضرہ پر تبصرے اور سیاسی رہنماؤں کی تقریریں شائع ہوتی ہیں۔ یہ ہو گیا جی 25 سوال۔ اب 3 لانگ کوسچن ہیں۔ تو پہلا لانگ کوسچن ہے جی، دستور کی تعریف کیجیے اور اچھے دستور کی خصوصیات کا ذکر کریں۔ دستور کی تعریف کریں اور اچھے دستور کی خصوصیات ذکر کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے سوال لکھنا ہے، اس کے بعد دستور کی تعریف لکھیں۔ یعنی دستور کسے کہتے ہیں؟ آئین ریاست میں با اختیار حکومت کی ساخت اور اختیارات کا تعین کرتا ہے۔ یہ آپ اس کی تعریف لکھیں، اور اچھے آئین کی خصوصیات کی پہلے آؤٹ لائن بنائیں کہ اچھے آئین میں درج ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں: تحریری آئین، جمہوری آئین، واضح اور عام فہم، مختصر اور جامع، حالات کے مطابق، نیم استوار، عوامی تائید اور حمایت، بنیادی حقوق، عدلیہ کی آزادی، احتساب و توازن، فلاحی اقدامات، ترقی میں ممد اور معاون۔ یہ آپ لکھیں جی اس کی آؤٹ لائن، پھر یہ ہیڈنگ لکھ کے 2.5 پیج کا آپ نے لانگ کوسچن بنانا ہے۔ اگلا سوال ہے، لچکدار دستور کی خوبیوں اور خامیوں کا احاطہ کیجیے۔ یعنی لچکدار دستور کی خوبیاں کیا ہیں اور خامیاں کیا ہیں۔ آپ سب سے پہلے تو لچکدار آئین کی تعریف لکھیں کہ لچکدار آئین سے مراد ایسا آئین ہے جس میں آسانی سے تبدیلی ہو سکے۔ اس آئین میں عام قانون کی طرح سادہ اکثریت سے آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ تو یہ تعریف لکھیں، اور اس کے بعد پھر لچکدار دستور کی خوبیاں ایک درمیان لائن میں لکھ کے نیچے آپ ہیڈنگ لکھیں۔ جمہوری اقدار کے مطابق ہوتا ہے، ہنگامی حالات میں مناسب موضوع ہوتا ہے، انقلاب سے محفوظ ہوتا ہے، مسلسل اس میں ارتقاء ہوتا رہتا ہے، اور عدلیہ کی آمریت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی خوبیاں ہیں، اور اس کی خامیاں آپ لکھیں۔ چند اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں۔ وفاقی نظام کے لیے یہ غیر موزوں ہے، ناپائیدار ہے۔ پسماندہ ممالک کے لیے بھی یہ غیر موزوں، غیر مناسب ہے۔ حکومت کی منمانی کا خدشہ ہوتا ہے اور غیر واضح ہوتا ہے۔ اس طرح آپ اس کو لکھیں۔ تیسرا سوال ہے جی، سیاسی جماعت کی تعریف کیجیے، نیز سیاسی جماعتوں کے فرائض اور کردار بھی آپ لکھیں۔ آپ سب سے پہلے تو سیاسی جماعت کی تعریف لکھیں کہ سیاسی جماعت کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آؤٹ لائن بنا کے آپ اس کے فرائض اور کردار لکھیں۔ سیاسی جماعت کی تعریف: سیاسی جماعتیں منظم ادارے ہوتے ہیں جن کی رکنیت رضاکارانہ ہوتی ہے، جو اپنی قوت حصول اقتدار کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کوئی ایک تعریف لکھیں سیاسی جماعت کی، اور اس کے بعد اس کے فرائض لکھیں: حکمت عملی کی تشکیل، رائے عامہ کی تشکیل، امیدواروں کی نامزدگی، انتخابی مہم، حکومت کی تشکیل، حزب اختلاف کا کردار، عوام کی سیاسی تربیت، اتحاد اور نظم و ضبط، سیاسی قیادت کی فراہمی، حکومتی پالیسیوں کی وضاحت وغیرہ۔ یہ چند ایک چیزیں سیاسی جماعتوں کے فرائض میں شامل ہیں۔ اس طرح اے کیٹیگری کا یہ پیپر بھی حل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔